हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश जांगड़ा पे। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं जी मैट्रिक्स चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा टर्म वन एग्जाम है नवंबर दिसंबर में, वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसमें एमसीक्यू होगा। तो उसी पे बेस्ड में मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जिन्होंने नहीं देखा है पहले, आई थिंक आपको थ्रू आउट हो जाना चाहिए उससे, एंड देन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो मास्टर है, वो आपको पहले आना चाहिए। सो मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या बोला है, ध्यान से देखिए। ठीक है, और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वीडियो पॉज करें, पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करें क्या आंसर होगा, एंड देन कंटिन्यू कर सकते हैं आप। और जो बहुत आसान क्वेश्चन होंगे उनका जस्ट आप क्वेश्चन देखा, आंसर लगाया एंड स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उससे आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, और जो चीज़ें आप बीच में रुकेंगे वो चीज़ें आप मैं समझाता चला जाऊँगा, या एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी बताऊँगा वो आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसने बोला भाई कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ कीजिए, यानी जो गलत है वो बताइए मुझे। सो सबसे पहला बोला इसने, ए मैट्रिक्स ए दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। सो अब मुझे सिर्फ इसके लिए ये पता होना चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हमने पढ़ी थी वहाँ पे अगर मुझे ये पता है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे लिए बहुत आसान है। तो स्केलर मैट्रिक्स एक बार फिर से बता दूं क्या होता है जी। एक ऐसी मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे मान लो ये लिखा मैंने 2 2, ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अगर आप सिंपली देखो तो ये तो मैंने लिखी 2 × 2 यानी ऑर्डर 2 की स्केलर मैट्रिक्स लिख दी। बट अगर आप ध्यान से देखो, जो ऑप्शन ए है वहाँ पे उसने एक ही एलिमेंट है, दैट इज 3। और वो एलिमेंट क्या है, 3 मतलब A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 मतलब वो डायगोनल एलिमेंट है। सो डायगोनल एलिमेंट 1 ही है, तो वो किसी के इक्वल होगा या नहीं होगा वो तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, सो ये जो है, जैसे इसने लिखा 3 इज ए 1 × 1 स्केलर मैट्रिक्स इज देयर। ये मेरी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 × 1 है। चीज़ें याद रहेगी, दिस इज 1 × 1 ऑर्डर स्केलर मैट्रिक्स। तो मतलब पहले वाली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, बट मुझे तो इनकरेक्ट बतानी, गलत वाली बतानी है जी। अब दूसरा देखो, दूसरे फिर से इसने स्केलर मैट्रिक्स बोला ऑर्डर 2 की, तो मैंने देखा कि जी डायगोनल एलिमेंट सेम है, जी बिल्कुल सेम है। अदर देन डायगोनल एलिमेंट 0 है, जी बिल्कुल 0 है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन पे गया तो इसने बोला मैट्रिक्स सी, ये है जी, ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। ये जो है स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। चलो चेक करता हूँ जी है कि नहीं है। तो मैंने देखा जी डायगोनल एलिमेंट तो सेम है, जी बिल्कुल सेम है। अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो भी 0 है जी ये तो स्केलर मैट्रिक्स है सर। लेकिन ये बोला ये तो नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मतलब मेरा करेक्ट आंसर क्या है, आंसर इज सी फॉर दिस वन। करेक्ट आंसर इज सी फॉर दिस वन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हुआ, सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी जो है वो सही स्टेटमेंट है। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर बता सकते हो। क्या डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो मेरी स्केलर मैट्रिक्स भी होती है। डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए स्केलर मैट्रिक्स, यस और नो। कुछ का आंसर होगा यस, कुछ का आंसर होगा नो। कैसे, देखिए कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है जी डायगोनल मैट्रिक्स ये बोलते हैं कि अदर देन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने ये मैट्रिक्स बना दी 2 × 2 की, पहली चीज़ स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी होनी चाहिए, तभी डायगोनल की बात होगी। और जब डायगोनल की बात होगी तभी डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी। तो मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या होनी चाहिए, 0, वो होती है मेरी डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या सर ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, जी नहीं सर। स्केलर मैट्रिक्स बोलती है कि ये जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट ये सेम होनी चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया था कि मान लो मैं ऐसे लिख दूँ कोई, सो दिस इज योर स्केलर मैट्रिक्स। बट क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, जी बिल्कुल है। सो ये स्केलर मैट्रिक्स है और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। मतलब हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बट हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मुझे ट्रू और फॉल्स की अगर मैं जब मैं बात करता हूँ, स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, अब जिसने बोला ना स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट या तो सही होती है या गलत होती है। ऐसा नहीं होता कि सही भी है गलत भी है। सो इसने बोला डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स, बट ये जरूरी नहीं है कि हो हर बार। सो इट मीन दिस स्टेटमेंट इज नॉट 100% करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। ये बात बिल्कुल सही है सर।
इसने बोला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना जी, वो स्केलर मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर केस होता है जी। बिल्कुल, अब ध्यान से देखिए, ये मेरी एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्या बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए सेम, बाकी होने चाहिए जीरो। सो अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 है और अदर एलिमेंट क्या है 0, तो ये क्या है जी, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या ये स्केलर भी है जी? बिल्कुल है। ये स्केलर मैट्रिक्स है, एक पर्टिकुलर केस है जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, मीन्स योर आंसर बी इज करेक्ट है यार। तो आंसर बी जो होगा मेरा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। आगे वाले भी पढ़ सकते हो, जैसे स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स। जी भाई होती है, अभी तो हमने बात की। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स होती है। मतलब ये बात भी इसने गलत बोली है, नोट बोल दिया ना, नोट नहीं होना चाहिए यहाँ। नल मैट्रिक्स कैन नॉट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बोला जी नल मैट्रिक्स जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकती। जी बिल्कुल हो सकती है। हम 2 × 2 की कोई भी नल मैट्रिक्स ले सकते हैं, यानी नल मैट्रिक्स तो मैं किसी भी ऑर्डर की ले सकता हूँ, ये पॉसिबल है। तो मतलब ये भी इसने बात गलत बोली है। ठीक है जी, आगे बढ़े। देखो छोटी छोटी बातें हैं जो बस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वेरी इजी। सो एज यूजुअल जैसे मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, पहले क्वेश्चन का आंसर खुद से ट्राई करो एंड देन मूव ऑन टू द वीडियो। इफ ए इज दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 × 5, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर जो है 4 × 5 है, देन द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए आर, तो इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? सो जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, वहीं पे हमने बात की कि डायगोनल की बात तब होती है जब मैट्रिक्स स्क्वायर होती है, जब मैट्रिक्स स्क्वायर होती है। बट ऑर्डर 4 × 5 का मतलब क्या है? दिस इज योर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं होता। इट मीन्स योर आंसर इज डू नॉट एग्जिस्ट, यानी उसमें डायगोनल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। डायगोनल कहाँ होता है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ द मैट्रिक्स दिस एंड दिस एंड दिस, 3 मैट्रिक्स गिवन है अभी, ए बी सी दिख रहा होगा, आर ऑफ द सेम ऑर्डर, सबका ऑर्डर है जी सेम, से m × n, सेटिस्फाइंग एसोसिएटिव लॉ, देन अब ये बताइए मुझे एसोसिएटिव लॉ क्या होता है जी? इट्स वेरी इजी जी, a + b, यानी जो ऑप्शन ये एसोसिएटिव ला यही तो बोलता है कि पहली 2 मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए, तीसरी उसमें बाद में ऐड कर लीजिए, या बाद वाली दोनों को ऐड कर लीजिए, पहली मैट्रिक्स उसमें पहले बाद में ऐड कर दीजिए। सो दिस इज योर एसोसिएटिव लॉ। ये तो सिंपली लॉ था जो मुझे बताना था, 1 मार्कर है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4, इफ मैट्रिक्स ऑफ हैज 8 एलिमेंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। भाई एक मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं जी? 8 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते कैसे हैं? इट्स वेरी सिंपल सर, m × n, मतलब नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम अगर मैं कर दूं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होता है। यस और नो? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सो अब मेरे से ये पूछा गया है कि भाई नीचे 4 ऑप्शन गिवन है, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट 8 होंगे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट 8 होंगे तो कौन सा ऑर्डर इनमें से पॉसिबल नहीं होगा? तो सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करके देख लो। मैंने देखो 8 × 1 किया, मुझे क्या मिल रहा है जी? 8 मिल रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होगा उसके 8 ही होंगे। 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, मतलब ये तीनों ऑर्डर पॉसिबल है, लेकिन 4 × 4 = 16 ये नहीं है। तो यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है, यानी ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। चीज़ें क्लियर? देखें क्वेश्चन नंबर 6, ये मुझे गिवन है, इफ पी क्यू आर आर 3 रियल नंबर्स, पी क्यू आर जो है मेरे 3 रियल नंबर्स हैं, ठीक है जी, सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स दिस ये जो है मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है जी। तो मुझे 2p + q - r की वैल्यू चाहिए कि ये किसके इक्वल होगा। सो ये पी क्यू आर जो है ना अलग से मैट्रिक्स है भाई, मतलब मैं आपको अगर लिख के दिखाऊं तो दिस इज समथिंग लाइक दैट, पी क्यू आर मतलब या ये 3 अलग अलग एलिमेंट हैं इनटू किस में कर रहा है मुझे 3 3 2 4 2 0, सेकंड मैट्रिक्स इज दिस एंड 1 3 2, ये 2 मैट्रिक्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 3 0 1, दिस आर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, सो वी हैव टू फाइंड 2p + q - r। सो देखो बहुत आसान है वैसे तो, क्या करोगे? इट्स वेरी सिंपल सर, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये तो हमने सीखा हुआ है, तो कीजिए फटाफट से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि यहाँ तो एक ही रो है, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो दिस बिकम योर 3p + 3q + 2r। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बनेगा 4p + 2q, और भाई r × 0 करोगे तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। द लास्ट वन इज फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, दिस बिकम योर p + 3q + 2r। चीज़ें यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। दिस इज योर मैट्रिक्स, इन दोनों की प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ गई ये। अब ये किसकी इक्वल होगी जी? ये इक्वल होगी मेरी 3 0 1 की। सब 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। So, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल a11 = a11। सो 3p + 3q + 2r जो है वो 3 के इक्वल होगा। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखिए अब 4p + 2q,
4p प्लस 2q सेकेंड एलिमेंट मतलब a12 किसके इक्वल होगा, a12 मतलब 0 की। अब देखो 2 से डिवाइड हो रहा है सब कुछ, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, आपको मिलेगा 2p प्लस q इज इक्वल टू 0 एंड दैट बिकम योर इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन देखते हैं जी, मीन्स दिस यानी p प्लस 3q प्लस 2r इज इक्वल टू 1, दैट्स बिकम योर थर्ड इक्वेशन। सो मुझे निकालना है क्या, 2p प्लस q, 2p प्लस q माइनस r की वैल्यू चाहिए क्या होगी। सो एक तरीका है p q r डायरेक्टली निकाल लीजिए, और एक चीज़ आपको यहाँ से डायरेक्टली ये भी दिख रही होगी कि भाई 2p प्लस q क्या है, 0 है, ये तो 0 हो गया, और माइनस r, इसका मतलब मुझे सिर्फ r की वैल्यू चाहिए, r मिल जाए उसके आगे नेगेटिव साइन चेंज कर दो, दैट बिकम योर वैल्यू ऑफ दिस, यस और नो, जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से 2p प्लस q क्या मिला मुझे, 0। अब प्रॉब्लम क्या है ना, पहली चीज़ मुझे दिखनी चाहिए कि क्या मैं p और q को एलिमिनेट करके डायरेक्टली r की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है किसी इक्वेशन से। सो पहली चीज़ मुझे ये ऑब्जर्व करनी चाहिए कि ऐसा मैं पॉसिबल है कहीं पे। सो आई थिंक मुझे नहीं दिख रहा, बट मुझे ये दिख रहा है कि q और r को मैं एलिमिनेट आराम से कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2 और 3 से। तो एक काम करते हैं, मैं p q r की वैल्यू निकाल लेता हूँ फिर, ठीक है जी। सो फर्स्ट वी आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1। सो सब कुछ माइनस, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, क्या बचा 2p। अब 3 - 1 दैट इज 2। आप इनको फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपका पेपर कैसा है, ऑब्जेक्टिव है। p की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ से q मिल जाएगा, दिस बिकम 2 प्लस q इज इक्वल टू 0, मीन्स q की वैल्यू मुझे मिल गई -2। p q है आपके पास, r की वैल्यू चाहिए किसी भी इक्वेशन, लेट भी मैं इसमें पुट करता हूँ। सो क्या आएगी, p इज योर 1, माइनस का 2 है q, तो -2 × 3 दैट इज -6, 2r इज इक्वल टू 1, सॉल्व इट। प्लस का 1 माइनस का 6, ये मिलेगा माइनस का 5, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, 1 + 5 6, तो 2r की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब ये है जी r की वैल्यू आ गई 3। मेरा आंसर क्या होगा, -r मतलब -3। दैट्स योर आंसर, सिंपल, क्योंकि ये वाली टर्म तो पहले से 0 है। अब इनकी वैल्यू रख के मैं 0 करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इट मीन्स योर आंसर इज -3, क्योंकि r की वैल्यू 3 है, मेरा आंसर -3 है। सो फॉर द फर्स्ट वन योर आंसर इज दिस, इजी, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। If matrix A is this where Aij is something like that, then A square is, so भाई एक मैट्रिक्स A मुझे गिवन है और इसने बोला जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, 2 × 2 की है, ठीक है, उसके एलिमेंट कैसे है Aij, और वो मैट्रिक्स जो है 2 × 2 की है, मतलब मेरी मैट्रिक्स होगी A11, A12, A21, A22, तभी तो ये बनेगी 2 × 2 की मैट्रिक्स, यस और नो, चीज़ें क्लियर, यस क्लियर। सो अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो आगे बढ़िए। अब देखिए, अब इसने क्या बोला है जी कि जब आई जे के इक्वल होगा, नीचे वाला स्टेट आई जे के इक्वल होगा तो मेरे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। आई जे के इक्वल मतलब डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा है, यानी A11 और A22 की, ठीक है जी। ये एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, क्या होंगे, 0 होंगे। और जब आई जे के इक्वल नहीं होगा तब ये एलिमेंट क्या होंगे, 1, मतलब ये एलिमेंट भी 1 होगा, ये एलिमेंट 1। तो मेरी इक्वेशन जो मैट्रिक्स ए बन के तैयार हुई वो बन गई जी 0 1 1 0, ये मैट्रिक्स तैयार है। मुझे निकालना है ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए निकालना है जी, मतलब दोनों मैट्रिक्स की कर दीजिए आप, सॉरी मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए से कर दीजिए। तो मैट्रिक्स ए क्या है जी, 0 1 1 0, और मल्टीप्लिकेशन आई थिंक हमें आता है, तो 0 1 1 0, और ये तो बहुत आसान मल्टीप्लिकेशन है। करो तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 0 1 × 1 इज 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 × 1 0, 1 × 0 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी 0 और ये बनेगा 1, तो इट मीन दिस इज योर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बनी मेरी, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, इजी, वेरी इजी। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरा ऑप्शन गिवन है, तो दैट इज योर करेक्ट आंसर, ए इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी। सो अब बढ़ते हैं जी आगे। सो देखिए आगे क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 8, let A, B, C are 3 matrices of same order. Now consider the following statement. पहले बोला कि अगर A = B होगा देन AC जो है BC के इक्वल होगा, पहली चीज़ तो ये बोली। फिर इसने बोला इसका उल्टा कि भाई अगर AC जो है BC के इक्वल होगा तो A = B भी होगा, ऐसा इसने बोला है, ठीक है जी। सो क्या ऐसा पॉसिबल है, सो इसके जो ऑप्शन है, एक बार मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। जो मेरे ऑप्शन है उसमें देखो क्या बोला है, फर्स्ट बोला है कि ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू, बोथ 1 and 2 are true and neither 1 nor 1 is true, इसने ये बोला है मुझे। सो कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है, सब देखो ध्यान से। अगर मैं देखूं कि मेरी मैट्रिक्स A है = B, ये मुझे गिवन है। सो अगर मैं किसी मैट्रिक्स C से मल्टीप्लाई करता हूं, तो अब मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, यानी
जब भी आप ये एक नई चीज सीखोगे, सॉरी, जब भी मुझे दोनों तरफ किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा तो ऑर्डर मैटर करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं सी को इस मैट्रिक्स के बाद में मल्टीप्लाई करता हूं तो इस मैट्रिक्स के बाद में ही मुझे सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखने वाली है, मैट्रिक्स सी। और अगर मैं सी को पहले मल्टीप्लाई करता हूं तो दोनों तरफ सी को मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन और इसको हम बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, यानी बाद में। ठीक है जी, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अगर मुझे a इक्वल टू बी मिलता है और मैं किसी मैट्रिक्स सी को क्या करता हूँ, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, तो वो हमेशा इक्वल होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बट अब अगर मुझे ये इक्वल गिवन हो तो क्या जरूरी है कि a इक्वल टू बी होगा, बात इसकी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ये हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कैसा हो, यानी कोई दो मैट्रिक्स लीजिए आप, ठीक है, यानी मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई आप सी से कीजिए और मैट्रिक्स बी की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स सी से कीजिए, तो आपको सेम रिजल्ट मिल सकता है। बट इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स ए जो हो वो बी के इक्वल भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लो मैट्रिक्स सी मैंने ले ली कोई भी, चलो ये मैट्रिक्स ले ली मैंने मैट्रिक्स, ठीक है जी, और मैट्रिक्स ए मैं लेता हूँ जी कोई भी, पहले मैं इसको मैंने बोला सी है मेरी और मैंने मान लो मैट्रिक्स ए ले ली। मैट्रिक्स ए मैं लेता हूँ, ये मैट्रिक्स मैंने ए ले ली, मल्टीप्लाई कीजिए आप इनको, रिजल्ट देखिए आप क्या आएगा। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 + 2 दैट इज 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो अगेन 3, ये करोगे तो क्या मिलेगा 3 3। ये मुझे मैट्रिक्स मिलेगी a इंटू सी, दिस इज योर ए सी मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर। अब मैंने एक मैट्रिक्स बी ली 2 1 2 1। अब पहले मुझे ये बताइए क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? जी बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब मैट्रिक्स सी मैंने ली वही वाली, क्योंकि मैट्रिक्स सी से ही मल्टीप्लाई करनी है। तो अब जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा देखिए आप अगेन यू गेट द सेम मैट्रिक्स, यस और नो? जी बिल्कुल। बट अब डिफरेंस क्या होगा ना, जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो पहले एलिमेंट 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, तो 2 + 1 = 3। यहाँ पे क्या हो रहा था 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 2, तो 1 + 2 हो रहा था, यहाँ 2 + 1 हो रहा था। बट अल्टीमेटली मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, ए सी जो है बी सी के इक्वल है, बट ए जो है बी के इक्वल यहाँ नहीं है। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल था, याद रहेगा। ठीक है, मे भी हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट इट इज़ पॉसिबल। चीज़ें क्लियर। मैंने एक एग्जाम्पल दिया तो ये आप दिमाग में अपने रखेंगे और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए एंड बी आर 2 × 2 मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये बोला गया। सो अब ये चीज़ें और ध्यान से देख लीजिए, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में आता है, वैसे ये आपके एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दिया जाता, बच्चों के हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो जब आपसे बोला जाए कि a + b² या मैट्रिक्स की कोई भी पावर हो, सो अब मुझे पता है कि मैट्रिक्स के केस में ऑर्डर मैटर करता है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है। यस और नो? जी बिल्कुल होती है। सो a + b² का मतलब क्या मैं इसको a + b × a + b लिख सकता हूँ? यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखिए आप, जब आपने अगर मुझे ये x + y × x + y गिवन होता तो मैं कैसे करता जी? मैं मल्टीप्लाई करने का जो बेसिक तरीका, हम बेसिक क्लासेस में चले जाते हैं कि सर मैं एक काम करता, पहले एलिमेंट को पहले से करता, फिर पहले को दूसरे से, फिर दूसरे को पहले से और दूसरे को दूसरे से, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। सेम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कीजिए। तो पहले मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पहले मैट्रिक्स से, यानी a × a, पहले की दूसरी से, तो दिस बिकम योर a × b। अब ध्यान देने वाली बात क्या है ना, a पहले है b बाद में, तो a × b लिखूंगा, b × a नहीं लिखूंगा, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। इन केस ऑफ मैट्रिक्स a b इज नॉट इक्वल टू b है। चीज़ें क्लियर? यस और नो? यस। या फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी याद रख सकते हो। ठीक है, कैसे वो बताऊँ, पहले से कर लो, देख लो। तो पहले एलिमेंट को मैंने पहले से किया, पहले को दूसरे से किया, अब दूसरी मैट्रिक्स को पहले से कर रहा हूँ, यानी b × a, और फिर b को b से करोगे तो क्या मिलेगा, b × b। सिंप्लीफाई करके लिखो तो आपको मिलेगा a² + ab + ba एंड प्लस b × b इज b²। सो a + b² की आइडेंटिटी जो है वो ये होती है। a + b² की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है। चीज़ें क्लियर रहेगी, ऐसे ही करना है मुझे। ठीक है, हमेशा ये फॉर्मूला जो है वो नंबर्स के लिए या अलजेब्रा जब हम पढ़ते हैं x + y, कोई भी स्केलर क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं उसके लिए एप्लीकेबल है, बट मैट्रिक्स के केस में ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा। ये वाला जो फॉर्मूला है हमेशा एप्लीकेबल होगा, ये चीज़ ध्यान रहे। सिमिलरली जब a - b की बात होगी तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, बस ये माइनस, यानी ये वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस,
तो इससे क्या होगा, ए इंटू ए तो ए स्क्वायर ही रहेगा, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना चाहूँ तो दैट बिकम ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर ए की मल्टीप्लाई जब आप किससे करोगे, बी से करोगे, दैट बिकम माइनस ए बी माइनस बी ए एंड प्लस का बी स्क्वायर। दिस इज समथिंग लाइक दैट। योर आइडेंटिटी फॉर दिस वन इज लाइक दिस फॉर द मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर? तो इसका मतलब पहला भी गलत लिखा है इसने, दूसरा भी गलत लिखा है। अब बात करते हैं तीसरा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये आइडेंटिटी हम सब ने पढ़ी हुई है। इन जनरल हमारे पास अगर नंबर्स होते हैं, यानी मैं इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखता हूँ, तो फिर उस केस में मेरी आइडेंटिटी क्या बनती है, दैट इज सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट फॉर मैट्रिक्स के केस में ये क्या होगा, ऑर्डर मैटर करेगा फिर से। सो पहले की मल्टीप्लाई पहले तो ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, तो ए की मल्टीप्लाई बी से तो यू गेट ए बी, फिर बी की मल्टीप्लाई ए से यू गेट माइनस का बी ए, एंड बी की मल्टीप्लाई बी से तो यू गेट माइनस का बी स्क्वायर। सो योर आइडेंटिटी विल बी दिस। सो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी जो है इसने बिल्कुल सही बताई है। इट मीन सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सी करेक्ट है तो डी अपने आप ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, आप नोट करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं नोट करना आता तो सिंपली जैसे मैंने ये तरीका बताया, जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे ही करोगे, वैसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, और ये चीज़ें कैसी हो रही है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं इस ए बी को कुछ भी मान लेता हूँ, मान लो इसको मैंने वाई की तरह ट्रीट किया, तो वाई की मल्टीप्लाई पहले ऐसे करोगे, दिस बिकम वाई ए। सॉरी, चलो मैं नीचे करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। सो मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी निकालना है। ठीक है जी। सो अब मान लो मैंने इसको वाई बोल दिया, ए प्लस बी को, पहले वाले को। सो पहले वाले को जो मैंने वाई बोला, ये अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से वाई की मल्टीप्लाई ए से प्लस वाई की मल्टीप्लाई बी से। ये सुनो जी, बिल्कुल। अब वाई क्या था, ए प्लस बी, वापस रख दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए प्लस दिस बिकम ए प्लस बी इंटू बी। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, जो पहले है वो पहले रहेगा। सो दिस ए की मल्टीप्लाई ए से यू गेट ए स्क्वायर प्लस दिस बिकम योर बी ए, दिस बिकम योर ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही तो मैंने समझाया, दैट्स इट। सो आप ऐसे कर सकते हो, चाहे वैसे कर लो, याद ना रहे तो डायरेक्टली जैसे मैंने बताया ऐसे करो। बस ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, जो पहले लिखा है वो पहले आएगा, जो बाद में लिखा है वो बाद में आएगा, बस ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी ए प्लस बी एंड ए बी बोथ आर डिफाइंड, देन। भाई इसने बोला कि ए प्लस बी और ए इंटू बी दोनों डिफाइन होनी चाहिए। तो अब मुझे पता है जी ए प्लस बी डिफाइन कब होता है, जब बात होती है सेम ऑर्डर की। जब ऑर्डर कैसा होना चाहिए जी, सेम होना चाहिए मेरा, तभी डिफाइन होता है ए प्लस बी या ए माइनस बी। और ए बी कब डिफाइन होता है, जब ए के नंबर ऑफ कॉलम जो है, ए के नंबर ऑफ कॉलम यानी एन से नोट कर लेता हूँ मैं, बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तब ये पॉसिबल होता है। ठीक है जी। सो अब देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही बोली है इसने। सो ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स नॉट नेसेसरली ऑफ सेम ऑर्डर। ये तो बिल्कुल गलत बोला है भाई, ए प्लस बी डिफाइन नहीं हो सकता जब तक सेम ऑर्डर नहीं होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ये वाली बात मेरे को बच गई कि भाई सेम ऑर्डर से कौन सा डिफाइन हो गया, ए इंटू बी। और जब इसने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स है तो और काम आसान हो गया, यानी मैट्रिक्स कैसी होगी, लेट बी इट इज 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2। मान लो मैंने कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे ली, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ऑर्डर सेम है तो मैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, और जब ऑर्डर सेम होगा तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब रो और कॉलम भी इक्वल होंगे, तो पहले के कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होंगे, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। इट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज बी फॉर दिस वन। चीज़ें क्लियर, होप सो क्लियर है। तो नेक्स्ट वन, अब ये देखो, ये तो सॉल्यूशन पे है, बस फटाफट कितना सॉल्व कर सकते हो। देखो अब यहाँ से आप चीज़ें सीखोगे, यही बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट मास्टर है। वैसे अगर आपको अच्छे से पता है तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से जल्दी जल्दी करोगे। मैट्रिक्स ए इज दिस एंड बी इज दिस, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने देखा भी ए मैट्रिक्स क्या है जी मेरी, तो मैंने फटाफट लिखा 2 - 7 माइनस का 1 और 4। पहला आंसर चेक कर रहा हूँ मैं। इसी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, कॉलम करो, तो फर्स्ट रो को मैंने बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना दिया सेकंड कॉलम। अब मैंने फर्स्ट एलिमेंट, अब ये आंसर में इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 दैट बिकम प्लस का 1। सो भाई पहला एलिमेंट 4 + 1 क्या आएगा, 5। तो क्या मुझे आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, आई थिंक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में A11 हमेशा 1 होता है, बट ये तो आ रहा है 5, तो मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये वाली बात गलत है। सिमिलरली आप B इंटू बी ट्रांसपोज चेक कर सकते हो, तो 4 7 1 2 है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 1 7 2 से। पहला एलिमेंट निकालो, 4 4 जा 16, 1 इंटू 1 इज 1, तो ये आएगा 17, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये आंसर भी गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब थर्ड और फोर्थ एक साथ चेक हो जाएंगे। कैसे, इसने बोला A इंटू बी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए,
और थर्ड में इसने बोला ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका काम, एक काम करता हूँ मैं, ए बी निकाल लेता हूँ पहले। सो ए बी निकालिए, ए बी मतलब इन दोनों की कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कीजिए, क्या मिलेगा 4 2 जा 8 -1 इंटू 7 दैट इज -7। आप ये डायरेक्टली कर सकते हो, बट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करोगे तो 2 1 जा 2 एंड -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो -28 4 7 जा +28। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो दिस बिकम माइनस का 7 एंड प्लस का 8। सॉल्व करके देखिए क्या मिल रहा है जी, ये मुझे सिंपली मिल रहा है 1001। और ये क्या मिला ए बी। इसका ट्रांसपोज अगर मैं लूँ तो इसका ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम, कॉलम का रो बना दीजिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट तो होते हैं उसके, और डायगोनल एलिमेंट ट्रांसपोज लेने से चेंज नहीं होते। तो ये हमेशा क्या रहेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी। मीन्स ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। चीज़ें क्लियर, आसान, दैट्स इट। ठीक है, आगे और आसान क्वेश्चन आएंगे, थोड़े लेंथी, कोई बात नहीं। अब देखिए ये डायरेक्टली आंसर देने वाला क्वेश्चन। इफ ए, चलो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसका। अब देखिए इसने क्या बोला भाई कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यूस मैट्रिक्स। स्क्यूस मैट्रिक क्या होती है जी, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज योर स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज योर स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स होती है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यूस मैट्रिक देन ए इज नल मैट्रिक्स। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि भाई एक सिमेट्रिक भी हो और स्क्यूस मैट्रिक दोनों साथ में हो, तो साथ में कब पॉसिबल हो सकता है। तो स्क्यूस मैट्रिक ध्यान से अगर मैं देखूं दोनों मैट्रिक्स, तो कोई भी मान लो मैं 2 × 2 की मैट्रिक्स ले लेता हूं, तो स्क्यूस मैट्रिक बोलती है कि डायगोनल एलिमेंट होनी चाहिए 0। इसकी कंडीशन ने सेटिस्फाई की। और इन एलिमेंट के बारे में क्या है, तो सिमेट्रिक तो ये बोलती है जी अगर यहाँ मान लो 2 है तो यहाँ -2 होना, सॉरी सिमेट्रिक बोलती है कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यानी दोनों इक्वल होने चाहिए। बट स्क्यूस मैट्रिक क्या बोलती है, वो बोलती है जी यहाँ 2 है तो यहाँ -2 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई 2 हो और -2 भी हो वहीं पे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अगर मैं इन एलिमेंट्स को 0 कर दूं, तो अब देखिए दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। डायगोनल एलिमेंट 0 होने से सिमेट्रिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्क्यूस मैट्रिक को फर्क पड़ता है। डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होंगे तो वो स्क्यूस मैट्रिक नहीं होगी। अगर 0 है तो फिर आगे की कंडीशन देखते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो सिमेट्रिक के हिसाब से सेम, यानी 0 = 0 होना चाहिए, और स्क्यूस मैट्रिक के हिसाब से 0 = -0 होना चाहिए। यस और नो, यस। तो इसका मतलब कोई भी नल मैट्रिक्स जो होगी वो सिमेट्रिक और स्क्यूस मैट्रिक दोनों होगी। चीज़ें याद रहेगी, दैट्स इट। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट देखते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोले जी, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन दे दिया जी। भाई कोई भी मैट्रिक्स जो है जिसका ऑर्डर m × n है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। मीन्स सी इज योर करेक्ट आंसर। सो ये तो मैं आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन करवाते टाइम ही करवा चुका हूँ। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। ये भी आपका एज इट इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एज इट इज। एक्स वाई की कौन सी वैल्यू के लिए ये पॉसिबल होगा। सो अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव से आसान हो जाती चीज़ें। देखिए पहला ऑप्शन निकाला मैंने ये, सो मुझे मिला कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 0 के इक्वल, यानी a11 जो है a11 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 हो जाएगा, -7, 3 इसके डिवाइड में -7/3। तो x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जी, पहली चीज़ तो ये। इट मीन्स योर आंसर इज बी फॉर दिस वन। चीज़ें क्लियर। और इसने ऐसा क्यों नहीं कहा कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सो इसने इसलिए लिखा कि अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ें मैंने आपको जब हम चैप्टर कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी मुझे क्या होता है, इस टाइप की दो मैट्रिक्स इक्वल करने के लिए बोला जाता है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है जी, बोला जाता है। तो जहाँ पे भी सिंगल, जैसे x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो मुझे दोनों साइड से वैल्यूज निकालनी चाहिए, तब मुझे फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचना चाहिए कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। बट यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो थी नहीं, तो यहाँ पे भी ये आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया नॉट पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल नहीं है वो यहाँ से पता लगेगा। देखो 2 - 3x किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के, यानी -3x = 2 के, यानी x = -2/3 के। सब देखो ये एलिमेंट तो बोलता है भाई ये एलिमेंट जो है इसके इक्वल तब होगा जब x की वैल्यू ये होगी, और ये बोलता है कि x की वैल्यू जब -7/3 होगी तब ये इसके इक्वल होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है जी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू तो कोई एक ही लूँगा ना मैं, दोनों को कैसे लूँ, इसकी x की वैल्यू अलग रख रहा हूँ मैं, उसकी अलग रख रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स द नॉट पॉसिबल टू फाइंड इज बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 16। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसने बोला भाई
द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती है जिनका ऑर्डर हो 3×3 और हर एंट्री यानी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे ना या तो 0 होगा या 1 होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा, ये इसने बोला है। सो इसको समझने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था आपको जब हम क्लास में थे कि मान लो मेरे पास 3 प्लेसेस हैं और मेरे पास कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, लेट बी ए एंड बी, ठीक है जी। मुझे यहाँ पे 3 प्लेसेस पे प्लेस करने हैं, ठीक है। और रिपीटेशन इज अलाउड, ये बोल सकते हो। प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, यानी ए को आप कितनी बार यूज़ करो, बी को भी आप कितनी बार यूज़ करो, ठीक है जी। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पहले प्लेस पे मेरे पास फिल करने के 2 ऑप्शन है कि या तो मैं यहाँ ए रख सकता हूँ या बी रख सकता हूँ। सिमिलरली दूसरे को भी मैं ए और बी 2 प्लेसेस ऐसे फिल कर सकता हूँ, तीसरे पे भी मैं ए और बी ही रख सकता हूँ। यानी हर प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आते हैं। क्या ये इस पर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? भाई तीनों प्लेस मुझे फिल करने हैं, तो किसी एक को मैंने छोड़ दिया तो 2 ही प्लेस फिल हुए ना, तीनों करने हैं मतलब डिपेंडेंट है, तो हम इनकी कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो योर आंसर इज 2×3, 2⁻3 सॉरी। सो इट मीन्स 8 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस। सिमिलरली अब मेरे पास मैट्रिक्स है 3×3 की, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे जी, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने कैसे एलिमेंट आ सकते हैं, 0 और 1, यानी हर एक के पास हर प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है, सिर्फ 2 ऑप्शन है जी, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो हर प्लेस को फिल करने के ऑप्शन कितने हैं जी, 2 ऑप्शन आ गया। क्या ये डिपेंडेंट है? तो मैंने देखा जी कोई भी एक एलिमेंट्स, मान लो ये हटा दूं मैं तो मैट्रिक्स के 9 एलिमेंट नहीं होंगे, एक एलिमेंट कम हो गया, मतलब ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब सबकी कर दो आपस में मल्टीप्लाई। सो इन सब की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रही है, 9 टाइम्स। तो 2⁻9 इज योर आंसर। 2⁻9 मीन्स 5 1 2, इट मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है जी। मान लो 0 1 और यहाँ पे वो 2 दे देता तो अब एलिमेंट हो जाते 3। सो अब हर एक के लिए ऑप्शन कितने हो जाते, 3 मीन्स 3⁻9, तब मेरा आंसर होता। 4 दे दे तो 4⁻9। दैट्स इट, दैट्स योर सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इजी हो जाएगा, होप शो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में गड़बड़ कर दी। 17 और 18 जो है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको क्लास में करवाए थे, तो ये आप वहाँ से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हो गई है, यहाँ गड़बड़ हो गई जी कि हम जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है हमारे, वहाँ पे पी वाई डब्ल्यू और वाई इनके ऑर्डर गिवन है, तो यहाँ ऑर्डर मिसिंग है। इस क्वेश्चन में ये मिस हो गया है, मतलब मिस प्रिंट बोल सकते हो आप इसको। सेम क्वेश्चन नंबर 18 में है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कहाँ से करोगे, एनसीईआरटी की बुक से। मैंने क्लास जब मैंने पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था ये क्वेश्चन, और आपके एनसीईआरटी में भी है, तो आप वहाँ से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो मुझे, नो प्रॉब्लम। चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी इज। इसने क्या बोला, ध्यान से देखिए कि ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी क्या है, मेरी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है जी, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है जी ये कि उसका ट्रांसपोज जो है उसके इक्वल होता है, तब हम बोलते हैं दोनों को सिमेट्रिक्स। तो ए और बी क्या है, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उससे मुझे पता लग गया ये बात। फिर से मेरे से पूछा कि भाई ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो ये भी मेरा एज इट इज किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। सो लेट मैं इसको मान लेता हूँ वाई के इक्वल। तो मेरे से पूछा गया ना स्क्यू है कि सिमेट्रिक है, तो भाई वाई के इक्वल ले लीजिए। फिर लेते हैं ट्रांसपोज, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमारे पास यही तरीका होता है कि उसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज का मतलब है इस पूरी मैट्रिक्स का मैंने ले लिया ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है जी कि अगर मेरे पास ऐसे मिलता है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, तो मैं इसको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिखता हूँ, यस नो जी बिल्कुल। तो वहाँ से मुझे ये मिलता है कि वाई का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए बी एक इकट्ठी मैट्रिक्स है, इस पूरी का ट्रांसपोज और माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। चीज़ें क्लियर। सो अब यहाँ प्लस हो माइनस हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इस प्रॉपर्टी में। सो द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है सर कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो किसके इक्वल होता है जी, वो होता है जी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो कीजिए। सो क्या मिलेगा देखिए आप ध्यान से, वाई ट्रांसपोज इक्वल टू this become your B transpose into A transpose, order change, minus this become your A transpose into B transpose। अब मैंने बोला कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के, और B ट्रांसपोज B के। तो B ट्रांसपोज की जगह मैं B, A ट्रांसपोज की जगह मैं A, माइनस A ट्रांसपोज की जगह A और B ट्रांसपोज की जगह लिख सकता हूँ B। अब यहाँ से मैं लेता हूँ माइनस कॉमन। माइनस जब आप कॉमन लोगे तो ये माइनस का ये हो जाएगा मेरा प्लस का,
और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, बाहर है माइनस साइन। सो वाई का ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, माइनस इंटू दिस, और ये क्या था एक्चुअली में, ये वाई था। इसका मतलब वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस वाई, यानी ये मैट्रिक्स जो है वो इसके, ये मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव इसके ट्रांसपोज के इक्वल है। इसका मतलब एक कैसी मैट्रिक्स होगी मेरी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सिमिलरली ये क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ करवाया था कि अगर ये प्लस साइन होता तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता आपका आंसर। ठीक है, सेम प्रोसेस से आप करके देख सकते हो, वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। चीज़ें क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 एज इट इज़ क्या है आपका, एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो सिंपली ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए मैट्रिक्स तो ये रही। अब मैं अगर इसका ए का ट्रांसपोज निकालूँ तो क्या होगा, रो को कॉलम कॉलम करो, तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम मीन्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकेंड रो एज योर साइन अल्फा कॉस अल्फा, बन गई। इन दोनों कर दीजिए ऐड कीजिए, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ये बन जाएगा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। और ये किसकी इक्वल हो जाएगा जी, इज सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1 के इक्वल। तो ये 2 इंटू 2 की है तो इसके इक्वल 2 इंटू 2 की ही मैट्रिक्स लूँगा मैं। सो अब सिंपल सा बचा है बस। अब देखिए ये वाले एलिमेंट से तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 ही है। अब ये जो एलिमेंट है किसकी इक्वलेंसी 1, ये एलिमेंट किसकी इक्वलेंसी 1, ये तो बात एक ही है। इसका मतलब 2 कॉस अल्फा किसकी इक्वल होना चाहिए, 1 के, मतलब कॉस अल्फा किसकी इक्वल होना चाहिए 1/2 के। कॉस अल्फा 1/2 कहाँ होता है 60 डिग्री, मतलब π/3 पे। सो योर आंसर इज π/3। इजी, तो बहुत ईजी था भाई। सो मीन्स योर आंसर इज दिस। अब बढ़ते हैं भी क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ठीक है जी। सो अब फिर से देखो, अब या तो क्यूब की आइडेंटिटी आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, ए क्या है मेरी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो है ए के इक्वल है। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स ए का होल क्यूब प्लस ए इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये मेरे से पूछा गया। ठीक है, तो अब या तो आई माइनस ए का होल क्यूब, यानी अगर मुझे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी आती है क्या, जी आती है। क्या होती है जी, एक्स क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, यही होता है जी, बिल्कुल यही होता है। सेम आइडेंटिटी यहाँ यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन होगा तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई एंड प्लस 3x वाई स्क्वायर, सब ये सेम आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अदरवाइज अब जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई इसको 3 टाइम्स लिख लो, 2 को मल्टीप्लाई कर लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे करना चाहो कर सकते हो। सिंपली डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा दें तो ये वाली लगेगी। सो एक्स की जगह क्या है यहाँ पे, सॉरी मैंने 3 लिख दिया यहाँ, एक्स सॉरी। सो दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यूब माइनस ए मैट्रिक्स क्यूब माइनस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए स्क्वायर। ये मैंने लगा दी आइडेंटिटी किसकी भाई, इसकी, और प्लस ए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा सर, जब हम स्क्वायर वाले में बात कर रहे थे तो यहाँ ऑलरेडी ही वैसे ही सेट है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को दिक्कत नहीं होने वाली। आप तीनों को अप्लाई करके, यानी मैट्रिक्स पे प्रोडक्ट, यानी इसको a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी करके देखना, यू गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सो यूज इट एंड फाइंड। सो अब अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्यूब क्या होगा भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कुछ भी कर दीजिए, दैट इज ऑलवेज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यानी ये तो रहेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब क्या होगा, सॉरी ए मैट्रिक्स का क्यूब। सो ए मैट्रिक्स की क्यूब का मतलब है, मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए, ध्यान से समझना। ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, यस और नो, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने अभी भी सीखा कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के, तो यानी पहले वाला ए स्क्वायर तो हो गया ए इंटू ये ए एज इट इज। अब ए इंटू ए अगेन बिकम ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर फिर से किसके इक्वल है, ए के, तो इसका मतलब अल्टीमेटली दिस बिकम योर ए, तो दिस बिकम माइनस ए। चीज़ें क्लियर भाई, समझ में आया। माइनस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होता है, 1 इंटू 5 तो 5 ही होगा ना, तो इट मीन्स योर आंसर इज 3a। आगे बढ़िए, प्लस 3, अब ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए अगेन, तो ए इंटू आई इज बिकम ए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 है तो हट जाएगा, प्लस ए सॉल्व इट। -3 से ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, मेरे पास बचा अल्टीमेटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। इट मीन्स 21 के लिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स मुझे गिवन और पूछा है कौन सी मैट्रिक्स है जी, तो पहला आंसर है स्क्वायर मैट्रिक्स।
ऑर्डर क्या है जी 3 × 3, इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है ये। आगे बढ़ा मैं, उसने बोला डायगोनल मैट्रिक्स। सो जी डायगोनल मैट्रिक्स में अदर देन डायगोनल एलिमेंट, यानी इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या होने चाहिए 0, वो नहीं है जी, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकती। यूनिट मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकती, नन ऑफ दिस। तो भाई मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0, 2 और 0। अब ये देखो सेम दे दिया भाई, वहाँ पे मुझे लास्ट जो हमने किया था वहाँ पे 0 और 1 की बात कर रहा था, अब इसने 2 और 0 बोल दिया। इस बात में कोई फर्क पड़ता है क्या? एलिमेंट तो 2 ही है ना, ठीक है, जो हर एलिमेंट की जगह आ सकते हैं वो पॉसिबिलिटीज क्या है 2। इट मीन्स योर आंसर इज अगेन द सेम, 2⁻9 मीन 5 × 2। ठीक है, तो ये सेम एज इट इज जैसे हमने पहले किया था, तो आप खुद से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। द नेक्स्ट वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x+y। मुझे x+y की वैल्यू चाहिए इसके लिए, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी। ठीक है, अब देखो इसने ऑप्शन जो है x y, तो इसका मतलब इसने x, y की वैल्यू पूछी, x+y की नहीं पूछी। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। सो द फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y, जो फाइंड आउट कीजिए जल्दी। अब देखो इसमें ना, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैं a11 को a11 से पहले कम इक्वेट करूँ। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल है, तो कोई भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स उठा लीजिए। जैसे अगर मैं a22 को a22 से कंपेयर करूँ तो इजी रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे को x की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 4x = x+6 कर दीजिए डायरेक्टली, x इधर जाएगा, दिस बिकम 3x = 6, मतलब x की वैल्यू 2। सो जो x की वैल्यू 2 है ना वो पॉसिबल है, मतलब ये आंसर पॉसिबल हो सकता है, ये दोनों रिजेक्ट हो गए, पहली बात तो ये। अब मैंने x की वैल्यू 2 y निकालने के लिए रखी, कहीं पर भी रख दीजिए किसी भी इक्वेशन में। सो लेट अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो मुझे मिलेगा कि 2x + y, यानी a11 जो है वो 7 के इक्वल है। सो x = 2, 2 × 4, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 - 4 मतलब 3। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट आंसर। दैट्स इट, इजी, वेरी इजी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं किया, x तो और जगह भी दिया हुआ था, वहाँ से क्यों नहीं निकालने की कोशिश की आपने? पहली चीज़ तो बेटा यहाँ पे जो एलिमेंट देखोगे ना, सिर्फ इस x को छोड़ दिया जाए तो बाकी x और y डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या है, मुझे ऑप्शन 4 जो गिवन है ना, उनमें कहीं पे भी नॉट पॉसिबल वाली चीज़ नहीं दिख रही। ठीक है, तो जो एक आंसर पॉसिबल हो सकता है वो हमने निकाल दिया फटाफट से। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इफ a and b आर टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × m and 3 × n, ये a और b के ऑर्डर दिए हुए हैं जी। ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली एंड m = n, m जो है n के इक्वल भी है। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5a - 2b इज। अब देखो ये 5 और 2 तो है स्केलर, इस बात से a b के पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मुझे a - b का ऑर्डर मिल जाए ना, वही ऑर्डर क्या होगा, इनका रिजल्टेंट का होगा। और ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकता हूँ, जब इनका ऑर्डर सेम होता है। तो इसने सेम तो करके दिया है कि भाई a का ऑर्डर है 3 × m और b का ऑर्डर है 3 × n, और m और n जो है इक्वल है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब आपके ऑप्शन में ये आंसर मिल जाए या ये मिल जाए, वही आपका सही आंसर है। तो ढूंढ लीजिए कौन सा दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन डी, दैट 3 × n इज योर करेक्ट आंसर। दैट्स इट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल सकता है सर एक ऑप्शन वो अगर 3 × m भी दे देगा तो क्या करोगे। सो बेटा जब वो 3 × m देगा ना, तो वो एक चौथा ऑप्शन ऐसे भी देगा कि बोथ b and d, ऐसे भी देगा। आई बात समझ में, या दोनों में से एक देगा या फिर दोनों देगा, तो फिर ये बोथ वाला ऑप्शन भी देगा, ये ध्यान रहे। ये है जी a² = अब थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे सेम मैट्रिक्स, वहाँ पे क्या बोला था कि 1 होगा जब i ≠ = j और 0 होगा जब i = j होगा। वहाँ पे यही मैट्रिक्स बनी थी और इसी का स्क्वायर निकाला था। सो इस मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या आया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन्स योर आंसर इज डी इज करेक्ट फॉर दिस वन। 26 का डी। चीज़ें क्लियर करके देख लेना, मैट्रिक्स गिवन है, मल्टीप्लाई करना तो आता है, तो योर आंसर इज डी फॉर दिस वन, कर लेना फटाफट से। 27 ये मैट्रिक्स ये गिवन है, aij = 1 इफ। अब देखो वही बातें घुमा फिरा के कर रहा है। क्या बोला इसने कि 2 × 2 की मैट्रिक्स है जी, और aij जब 1 होगा कब, जब i is not equal to j, मतलब i is not equal to j, तो ये एलिमेंट क्या है मेरे 1 और 1 होंगे। और जब i j के इक्वल होगा तो एलिमेंट क्या होंगे 0 0 होंगे। क्या होंगे 0 0। तो मतलब इसी मैट्रिक्स की बात कर रहा है। और फिर से इसने बोला कि a² निकालो, तो a² क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मतलब 3 क्वेश्चन क्या है, बस घुमा फिरा के वही बातें बोल दी इसने। कर लोगे। ये मैट्रिक्स कैसी है जी, बताइए मुझे, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं सिर्फ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या देखते हैं हम, सिंपल सा तरीका मैंने बताया कि डायगोनल एलिमेंट्स। अब एक चीज़ और आती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या? नहीं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, तो ये भी पॉसिबल आंसर नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक कर लो, सिमेट्रिक नहीं हुई तो नन ऑफ दिस। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है,
डायगोनल एलिमेंट को भूल जाओ और फिर ये देखिए आप, ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या इक्वल है जी, बिल्कुल सारे जीरो हैं, तो इट मीन्स दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अब यहाँ से मुझे एक पता लगती है कि जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं, जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो सारी क्या होती है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। एक नई चीज़ याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये मैट्रिक्स क्या है जी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब ये मैट्रिक्स मुझे सिंपल सा दिख रहा है जी, डायगोनल पूछा है, सिमेट्रिक पूछा है, स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्केलर। तो डायगोनल हो सकती है क्या जी, नहीं सर, डायगोनल के अलावा जीरो होने चाहिए, ये तो डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो ये पॉसिबल नहीं है। सेम एज इट इज स्केलर भी नहीं हो सकती। अब बात बच गई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। तो अब डायगोनल एलिमेंट जीरो होने से नियर बाई पहुंच गया कि हो सकता है स्क्यू सिमेट्रिक हो, बट उसके लिए क्या होता है, ये जो एलिमेंट है यानी A12 इज इक्वल टू नेगेटिव A21, इस टाइप से, मतलब Aij जो है वो माइनस AJI के इक्वल होना चाहिए। और सिंपली मैं बोलूँ तो ऐसे टिप पर चेक कर लिया करो, ये एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव होनी चाहिए। -5 है तो ये 5 है, 8 है तो -8 है, 12 है तो -12 है, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। दैट्स इट, इजी, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 30, if A is a matrix of order m into n, B is a matrix of order, B is a matrix such that A into B transpose and B transpose into A both define, then find the order of B। अब ध्यान से देखिए, इसने बोला कि A into B ट्रांसपोज जो है डिफाइन है। डिफाइन का मतलब क्या है, और A का ऑर्डर मुझे दे दिया m into n। सो एक चीज़ यहाँ समझो कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइन कब होता है, जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो है दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, यानी बी ट्रांसपोज के नंबर ऑफ रो n होंगे तभी ये डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहली चीज़ ये। फिर इसने ये भी बोला कि भाई बी ट्रांसपोज इनटू ए भी डिफाइन है, तो यहाँ से मुझे मिला कि बी के जो नंबर ऑफ रो है n है, कॉलम मुझे अभी नहीं पता है, और ए का जो ऑर्डर है दैट इज m इंटू n। सो इसके नंबर ऑफ कॉलम अगर ये डिफाइन होगा तो इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे, मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए m, यानी बी ट्रांसपोज का ऑर्डर मुझे मिल गया n इंटू m। तो मुझे बताइए बी का ऑर्डर क्या होगा, उल्टा कर दीजिए, मीन m इंटू n, यानी ये वही ऑर्डर होगा जो मैट्रिक्स ए का होगा। सो योर आंसर इज डी फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 30 का डी। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। 31, इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज ए, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो लास्ट के दो ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इन दोनों के बारे में बोल सकता हूँ, और ट्रांसपोज देख के समझ जाओ कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की ही बात हो रही है। चेक करें जी, बिल्कुल कीजिए। तो सेम प्रोसेस है भाई कि लेट वाई इक्वल टू, मैंने मान लिया ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं, ले लिया सर। अब प्लस माइनस में क्या होता है जी, ट्रांसपोज एज इट इज चला जाएगा ऊपर, तो इसका ट्रांसपोज ये पहली मैट्रिक्स है, माइनस बी ए ट्रांसपोज के ऊपर बी ट्रांसपोज, और प्रोडक्ट में ट्रांसपोज ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे हम, आगे चला जाएगा, ए आ जाएगा पीछे, माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आगे, और इंटू बी ट्रांसपोज एज इट इज। सो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने सीखा हुआ ये होता है जी बी इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस दिस बिकम योर ए इंटू बी ट्रांसपोज, क्योंकि डबल ट्रांसपोज क्या हो जाता है, मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। सो अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो क्या बन जाएगा, ये प्लस मीन्स ए बी ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा माइनस का बी ए ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखिए क्या है, ये क्या था, स्टार्टिंग में जो मैंने वाई को माना था, इसका मतलब वाई ट्रांसपोज जो है नेगेटिव ऑफ वाई के इक्वल है, इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स बन रही है, वेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इजी, आई थिंक वेरी इजी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट मूव करते हैं 32। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जहाँ पे ए स्क्वायर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, देन इसकी वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो ए माइनस आई होल क्यूब, मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था, यानी एक्स माइनस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो डायरेक्टली। सो क्या होगी देखिए, ए क्यूब माइनस बी मतलब आई क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर आई प्लस 3a आई स्क्वायर, किसकी आइडेंटिटी लगी, पहले वाले की, प्लस का साइन, ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाइए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। चीज़ें क्लियर, यस सर, एंड -7 है मेरा एच डी, सॉल्व इट। सो अब देखिए क्या होगा, अब पहली चीज़ देख, इससे ये कैंसिल आउट सेम है, इससे ये कैंसिल आउट, यानी प्लस माइनस वाले काम कर दिया हमने, खत्म। अब सिंप्लीफाई करने पे आते हैं, ये ए क्यूब, अब यहाँ पे बोला ए स्क्वायर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब एक चीज़ मुझे पता है, ये मैंने आपको करवाई थी कि ए स्क्वायर मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है जी। तो अब मुझे ये बताइए ए क्यूब क्या होगा। सो ए क्यूब का मतलब है जी ए स्क्वायर इंटू ए, या फिर ए इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा फाइनली मैट्रिक्स ए मिलेगी. सो इट मीन्स फॉर दिस वन योर आंसर इज ए. चीज़ें क्लियर. ये भी क्या होगा, ए क्यूब सेम ही है तो ये भी हो जाएगा आपका ए. अब बढ़ते हैं 3a आइडेंटिटी स्क्वायर. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर हो वो हमेशा क्या बन जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी. यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेज़ टू पावर n इज ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. पहली चीज़ ये. सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. और 3 जिस मैट्रिक्स में मतलब 3 जैसे मैंने यहाँ सीखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इज क्या होता है ए. सो दिस सिंपली बिकम प्लस का 3 है. यस और नो जी बिल्कुल. और सेम कॉन्सेप्ट से ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 3 है और माइनस का 7a है. दैट इज 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8a - 7a you get only a. For it means your answer for this one is A. 32 का क्वेश्चन नंबर. तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मतलब क्वेश्चन आसान है. आगे बढ़िए. इफ A is this and B is this, the value of alpha for which A square is equal to B. बहुत ईजी है यार. so A square निकालिए क्या होगा. so A square का मतलब है A इंटू A, मतलब अल्फा 0 1 1 इंटू अल्फा 0 1 मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट से. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सो अल्फा स्क्वायर + 1 बन जाएगा. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सो 0 0 0 बन जाएगा. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सो अल्फा + 1 इज देयर. सो फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम सो दिस बिकम सिंपली 1. सो ये आ गया मेरा ए स्क्वायर. और ये किसके इक्वल होना चाहिए जी. जी सर ये इक्वल होना चाहिए मेरे मैट्रिक्स बी के. मतलब दिस इज इक्वल टू 1 0 5 1. चीज़ें क्लियर जी. अभी तक तो बिल्कुल क्लियर है. तो अब निकालते हैं फटाफट से किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, अल्फा की. सो क्या आएगा देखिए. ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल है. इसका मतलब अल्फा स्क्वायर + 1 जो है a11 जो है 1 के इक्वल होना चाहिए और अल्फा + 1 जो है वो 5 के इक्वल होना चाहिए. यानी यहाँ से मुझे मिलता है अल्फा स्क्वायर = 0. यानी अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे 0 यहाँ से. और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है जी 5 - 1 मतलब 4. यानी अल्फा या तो 4 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए. कैसा पॉसिबल है. इसको सेटिस्फाई करने के लिए अल्फा क्या होना चाहिए 0 और इसको करने के लिए अल्फा क्या होना चाहिए 4. इसका मतलब आंसर मैच नहीं कर रहे. इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा. अब देखिए नो रियल वैल्यू इज़ योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. यानी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ऐसा पॉसिबल हो. क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा डी. क्लियर. नेक्स्ट. अब ये देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई. cos x - sin x × sin x cos x देन a × A ट्रांसपोज s क्या होगा. इट्स वेरी सिंपल. तो भाई a तो मेरा ये रहा, इसका ट्रांसपोज लेके लिख दीजिए. तो cos x sin x माइनस का sin x एंड cos x इन दोनों की कर दीजिए मल्टीप्लाई. जो आंसर आएगा वही मेरा यहाँ से मैच कर लेंगे. तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कीजिए. सो दिस बिकम cos x × cos x cos स्क्वायर x प्लस माइनस का इंटू माइनस sin x दिस बिकम प्लस का sin स्क्वायर x. ये बन गया पहला एलिमेंट. फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप सेकंड कॉलम से. तो थोड़ा सा स्पेस में बना लेता हूँ पहले. ठीक है जी आगे बढ़ते हैं. देखो मल्टीप्लाई वगैरह करनी आती है फटाफट कर सकते हो. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सो cos x × sin x तो cos x sin x. नेक्स्ट बढ़ते हैं. माइनस का sin x की मल्टीप्लाई cos x से तो माइनस का cos x sin x हो जाएगा. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सो sin x × cos x दिस बिकम sin x cos x इंटू माइनस sin x तो माइनस का sin x cos x. अब सेकंड की सेकंड से करोगे sin × sin दैट इज योर sin स्क्वायर x प्लस cos × cos दैट इज cos स्क्वायर x. सॉल्व कीजिए फटाफट से. कैंसिल आउट ये बन जाएगा 0, कैंसिल आउट ये बनेगा 0 और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1. सो दिस इज ऑल्सो 1. यानी 1 0 0 1 इट मीन्स दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. 34 का आंसर हो गया बी. क्लियर. इजी आई थिंक वेरी इजी. सो इसको हटा देते हैं एक बार. हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35. देखिए चूज द करेक्ट आंसर. सही आंसर बताना है भाई. एवरी आइडेंटिफाई मैट्रिक्स आइडेंटिफाई नहीं होती आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई ये. ठीक है जी. एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स. हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स होती है. ये बात बिल्कुल सही है. ये सुनो जी बिल्कुल. जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली तो क्या स्केलर है जी बिल्कुल है. डायगोनल एलिमेंट इक्वल है स्क्वायर मैट्रिक्स है अदर देन डायगोनल एलिमेंट 0 है. ये बात बिल्कुल सही है. बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं समझने के लिए. एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये जरूरी नहीं है जी. उल्टा जरूरी नहीं है. स्केलर मैट्रिक्स मतलब जैसे मैंने लिख दी ये मैट्रिक्स तो ये स्केलर है बट आइडेंटिटी नहीं है. एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये भी बात गलत है. तो जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती. स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट इज 1 इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जी बिल्कुल गलत है. जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे वो मेरी क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है. सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बातें थी. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36. तो बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से
इफ टू मैट्रिक्स A and B are of order P into Q R into S respectively can be subtracted only if, ये सब्ट्रैक्ट कब हो सकती है? अब मुझे पता है जी जब इनका ऑर्डर सेम हो या नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, कॉलम जो है कॉलम के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब P जो है R के इक्वल होना चाहिए और Q जो है S के इक्वल होना चाहिए, तब भी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। सो P इक्वल टू Q होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और दिस इज नॉट, P इक्वल टू किसके होना चाहिए? R के। So P is equal to R and Q is equal to S, means C is your correct answer for this one. Easy, that's it. Question number 37 देखिए, find the value x y z and w। ठीक है, तो ये आई थिंक आपके एनसीईआरटी से ही है, इजीली कर सकते हो। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनकी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो सबसे पहले देखिए, अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, x प्लस वाई यानी A11 किसके इक्वल होगा? A11 मतलब 4 के इक्वल। तो दो एलिमेंट है तो इक्वेशन और चाहिए, दो वेरिएबल है तो इक्वेशन एक और चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। सो अब मैंने A21 देखा, दैट इज योर x माइनस वाई, ये किसके इक्वल होगा जी? 21 मतलब 0। तो पहले मैं x y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, दोनों को ऐड करोगे y एंड y गेट कैंसिल आउट, यू गेट 2x इज इक्वल टू 4, मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई जी? 2। x की वैल्यू 2 किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, मान लो मैंने रख दी इसमें, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 4, मतलब y की वैल्यू भी क्या आ गई? 2। x और y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 2 2 मिल गई। अब देखो इतने से ही मैं आंसर वैसे तो बता सकता हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है, नन ऑफ दीज देखे ना, इसने गड़बड़ कर दी, क्योंकि अगर मैंने बाकी के दो आंसर चेक नहीं किए ना, मे भी हो सकता है कि वो आंसर मैच ही ना कर रहे हो। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया बी और सी नहीं हो सकते, बट ये कंफर्म नहीं हो कि डी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज नहीं होता तो काम बन जाता मेरा, और नन ऑफ दीज है तो आगे के दो आंसर भी चेक करो। सो अब देखिए ये एलिमेंट लेते हैं A12 यानी 2x प्लस जेड जो है किसके इक्वल होगा? A12 मतलब 7, x की वैल्यू क्या है? 2 2 से 4, तो z की वैल्यू हो जाएगी 3, z की वैल्यू क्या? 3। ये भी बात सही है। अब लास्ट एक बचता है वो निकाल लेते हैं, वो यहाँ से कि 2z प्लस w जो है यानी A22 जो है वो A22 के मतलब 10 के इक्वल होगा, z की वैल्यू 3 2 से 6, तो w की वैल्यू आ जाएगी 4। इट मीन्स A इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है जी, बट चेक पूरा करना है, ये चीज़ ध्यान रहे। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दिस इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? इट्स वेरी इजी। देखो अब है ना, ऐसे जब मैट्रिक्स मिले ना तो सिंपली क्या करो, सबसे पहली मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है? ये है जी, एक रो है 3 कॉलम है। लास्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जी? दिस मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 3 रोज एंड 1 कॉलम। ठीक है, सो बीच वाले को छोड़ दो, बस इनको देखो, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? ये रो और कॉलम इक्वल होनी चाहिए, और बाकी जो बचा यानी 1 into 1, तो योर फाइनल ऑर्डर इज P यानी 1 into 1 हो। दैट्स इट। ये डायरेक्टली एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये मेरा शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट नहीं करना तो आप डिटेलिंग देख लेते हैं थोड़ी सी। जस्ट हटा देता हूँ इसको मैं। डिटेल में करोगे तो क्या, पहले इन दोनों मैट्रिक्स से देखोगे तो इसका ऑर्डर है 3 into 1, इसका ऑर्डर है 3 into 3, सॉरी दिस इज योर 1 into 3, सॉरी। सो अब नंबर ऑफ कॉलम जो रो के इक्वल होना चाहिए, इसको छोड़ दिया तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ना उसका ऑर्डर क्या मिलेगा? 1 into 3 मिलेगा। अब इसका ऑर्डर फिर से क्या है? 3 into 1। सो इसके कॉलम जो है रो के इक्वल है, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी को क्या बचा? 1 into 1, यही मेरा ऑर्डर होता है। तो फाइनली मैंने डायरेक्टली बता दिया कि जितनी मैट्रिक्स हो फर्स्ट और लास्ट का ऑर्डर देखो, फर्स्ट की रो उठा लो, लास्ट की कॉलम उठा लो, दैट्स योर ऑर्डर, दैट्स इट। नेक्स्ट मूव करें, क्वेश्चन नंबर 39। जल्दी हो रहे हैं, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है। मैट्रिक्स ए ये गिवन है, ए स्क्वायर जो है ये, देन अब बहुत आसान है जी। मैट्रिक्स ए ये है, ए स्क्वायर ये है, तो मुझे ये रिलेशनशिप बताना है। तो यहाँ से पहले एक काम करिए, ए स्क्वायर निकालिए किससे? मैट्रिक्स ए जो गिवन है। ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? ए बी बी ए। इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? ए बी बी ए से ही करोगे। कर दीजिए फटाफट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस बिकम योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यू गेट ए बी प्लस ए बी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो यू गेट ए बी प्लस ए बी अगेन। फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस बिकम योर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चीज़ें क्लियर भाई? मल्टीप्लिकेशन आता होगा। सो ए स्क्वायर मैंने निकाला इस ए से, और ए स्क्वायर मुझे किसके इक्वल है? इक्वल मुझे गिवन है अल्फा बीटा बीटा अल्फा। ठीक है, तो अल्फा बीटा की रिलेशनशिप बताना है। तो अब ये अल्फा मैं चेक करूँ तो ये किसके इक्वल आ रहा है जी? अल्फा आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ से भी अल्फा चेक करो, सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और बीटा किसके इक्वल आ रहा है जी? ए बी प्लस ए बी मतलब 2ab के। तो बस ये चेक कर लो ये आंसर में है क्या। सो मैंने देखा जी अल्फा जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहला आंसर नहीं है, ये सही है। तो सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर 39। इजी। 40 ए इज दिस, बी इज दिस एंड सी इज दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइन। कौन सा जो है डिफाइन है। तो मुझे मल्टीप्लाई नहीं करनी है, मुझे सिर्फ चेक करना है कि कौन सा डिफाइन है यानी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ए इंटू बी चेक कीजिए। सो ए का ऑर्डर है जी 1 into 3, ये सुनो जी बिल्कुल। बी का ऑर्डर है 3 into 1, ये सुनो जी बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जी? बिल्कुल। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम जो है नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मतलब ए इज योर करेक्ट आंसर। तो बाकी देखने की जरूरत है
ही नहीं है मुझे। आई बात समझ में? अब एक से ज़्यादा ऑप्शन तो ये बोल नहीं रहा, मतलब क्वेश्चन नंबर 40 का फर्स्ट पार्ट ही होगा। बाकी आप चेक कर लेना। 41 मैट्रिक्स ए ये है, बी है, देन मैट्रिक्स ए और बी मुझे गिवन है, तब इसने बोला है कि ए इंटू बी 0 होगा, बी इंटू ए 0 होगा। अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो मतलब मुझे निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट अगर मैं ए इंटू बी निकालूँ तो क्या होगा? पहले मैट्रिक्स ए मतलब 1 0 2 0 इंटू बी मतलब 0 0 1 12। क्या होगा देखो, नल मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा चेक करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 0 से, 0 0 इंटू 1 इज 0, तो मतलब पहला एलिमेंट 0। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई 0 से, 0 की मल्टीप्लाई 12 से 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 0 0, ये 0, और ये भी क्या होगा मेरा अल्टीमेटली 0, यानी ये तो नल मैट्रिक्स होगी, यानी ए बी तो नल मैट्रिक्स होगी, ये चीज़ तो कन्फर्म है। तो ए बी नल मैट्रिक्स कहाँ का नहीं है? ना तो डी में है ना सी में है, मतलब ऑप्शन ए या बी में से एक होगा। अब बी को यानी उल्टा चेक करते हैं, 0 0 1 12, बी को मैंने आगे लिखा और ए को लिख दिया मैंने पीछे, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ? बी इंटू ए। फर्स्ट रो ये तो 0 बन जाएगा सिंपली, क्योंकि पहली रो 0 ही है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये भी 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो दिस बिकम 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 12 25, और सेकंड रो सेकंड कॉलम ये बना दो 0। एक एलिमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब मेरा आंसर जो बी है वो 41 के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 42, इफ द मैट्रिक्स दिस इज कॉम्पिटिटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब क्या है? विद द मैट्रिक्स दिस, इसका मतलब क्या है जी? अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए बोलता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैंने बी बोला, तो ये क्या बोल रही है कि कॉम्पिटिटिव है फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या है? बी ए है। ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है, इसने बोला है। इन जनरल नहीं होता, लेकिन इसे बोला है कि है। देन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? तो पहले ए बी निकालिए। ए बी का मतलब मैट्रिक्स ए इज योर ए बी सी डी, मैट्रिक्स बी इज 1 1 0 1। ये किसके इक्वल है जी? बी मतलब 1 1 0 1 इंटू ए मतलब ए बी सी डी के इक्वल है। तो हमें इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। और वी कैन से सिंपली, हाँ, रिलेशनशिप की बात करेंगे ए बी सी डी के बीच में, या ए बी सी डी जिसकी वैल्यू हो, यानी इनमें से कोई एक 0 होगा, पहली बात तो ये। तो जस्ट क्या करना है, सिंपली वही प्रोडक्ट निकालिए और इक्वेट कर दीजिए, कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, सो ए की मल्टीप्लाई 1 से, बी की 0 से, तो बनेगा ए सिर्फ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो दिस बिकम ए प्लस बी सिंपली। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस बिकम सी, डी इंटू 0 0 जगह लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो दिस बिकम सी प्लस डी, सो ये आ गया ए इंटू बी, और ये किसके इक्वल है? बी इंटू ए के, मतलब कॉम्पिटिटिव है। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सो दिस सिंपली बिकम ए प्लस सी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस बिकम बी प्लस डी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस बिकम सी एंड दिस बिकम डी। चीज़ें क्लियर? आई थिंक इजी। सो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, पहला एलिमेंट यानी ए किसके इक्वल होगा? ए प्लस सी के। तो ए इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए एंड ए गेट कैंसिल आउट, तो सी की वैल्यू क्या होगी? 0, यानी सी क्या होगा मेरा? 0 होगा। आई थिंक इतना इनफ है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, B0 D0 C0 A0, इसमें C0 यानी C इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ऑब्जेक्टिव का बस ये फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन मैं पूरा ना भी करूं तो भी मैं आंसर बता सकता हूं। चीज़ें क्लियर? होप शो समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें चेक करना चाहो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे सी इक्वल टू सी, ये तो रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से सी प्लस डी इक्वल टू 0, ये वाला एलिमेंट सी प्लस डी इक्वल टू 0, सॉरी सी प्लस डी इक्वल टू डी, डी एंड डी इक्वल कैंसिल आउट, तो अगेन सी की वैल्यू 0 यहाँ से भी आ रही है। लास्ट बचाइए, यानी ए प्लस बी जो है वो बी प्लस डी के इक्वल है। ए प्लस सी, तो बी और बी कैंसिल आउट, तो क्या मिला? ए इक्वल टू डी। सब ध्यान से देखिए, पूरा आंसर यही है, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस के ऊपर रहता है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। समझ में आई आई थिंक, होप सो। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, इसको हटा देते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्या होगा। 43, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए प्लस बी एंड ए बी आर बोथ डिफाइंड। अब देखो, ये तो किया हुआ क्वेश्चन है, पहले हमने ये किया था कि ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। ये हमने पहले भी कर लिया, तो होप सो आप दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। ए एंड बी, ये दो मैट्रिक्स गिवन है, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एनी बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी, ठीक है जी। सो अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, पहले ऑप्शन में इसने क्या बोला, यानी ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मैट्रिक्स बी जो गिवन है ना, यानी ए बी की वैल्यू चेंज होगी मेरी, ठीक है।
सो इसने बोला कि ऐसी कोई मैट्रिक्स बी नहीं है जिसके लिए ए बी जो है बी ए के इक्वल हो। चेक करके देखें, कर लीजिए। तो मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू बी ए के लिए मैं चेक कर रहा हूँ जी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। सो मैट्रिक्स ए क्या है मेरी 1 3 2 4। मैट्रिक्स बी क्या है जी वो है A 0 0 B। ये मैंने 1 मिनट के लिए मान ली कि इक्वल होगी B मतलब A 0 0 B इंटू जस्ट ए मिनट मैट्रिक्स A इज योर 1 2 3 4। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो दिस सिंपली बिकम A, ये 2 इंटू 0 इज 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दिस यू गेट 2B। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यू गेट 3A। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यू गेट 4B। सो ये बन गई मेरी पहली मैट्रिक्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यू गेट A ओनली। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यू गेट 2A। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यू गेट 3B। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यू गेट 4B। चीज़ें क्लियर। सो अब ये इक्वल कब होगी, जब इनकी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से मुझे एक मिलता है A तो A की इक्वल है, ठीक है जी, ये बात सही है। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ये इसकी इक्वल है, सही है। 4B की इक्वल है, ये भी सही है। यहाँ से मुझे 2B जो है 2A के इक्वल है, 2B जो है क्या होना चाहिए 2A के इक्वल होना चाहिए। और ये भी एलिमेंट मुझे बोलता है कि 3A जो है वो 3B के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब A जो है B के इक्वल होना चाहिए और A जो है B के इक्वल होना चाहिए। ये पॉसिबल है जब A B के इक्वल हो, यानी A और B की सेम वैल्यू ले लीजिए आप, ये हमेशा पॉसिबल रहेगा। A B की सेम वैल्यू ले लीजिए, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉसिबल रहेगा। सो इसके लिए अब आंसर की बात करते हैं, क्या है देखिए ध्यान से। पहला इसने बोला कि देयर एग्जिस्ट एनी बी देयर कैन नॉट एग्जिस्ट, कि भाई ऐसी मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए पॉसिबल होती। ये बात तो गलत है ना, एग्जिस्ट कर रही है भाई। सेकंड ऑप्शन ने बोला देयर एग्जिस्ट मोर देन वन बट फाइनाइट नंबर ऑफ बीज सच दैट ए बी इक्वल टू बी है। कैसे पॉसिबल है, अब ए इक्वल टू बी और ए बी कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के। तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं ना मेरा, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ये भी अगली स्टेटमेंट पढ़िए, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन बी। नो 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 सर, एग्जैक्टली वन नहीं, मोर देन वन, तो ये भी सही है। तो अब आंसर मेरे पास एक ही बचता है, दैट इज डी, कि डी ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी बीज सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी होना चाहिए। दैट्स इट, इजी, वेरी इजी। द नेक्स्ट वन 45, ए इज दिस देन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा वो पूछा गया है मेरे से, कि अगर मैट्रिक्स ए ये है तो ए स्क्वायर क्या होगा, मतलब ए की मल्टीप्लाई ए से कर लीजिए, सिंपल सी बात है जी। सो यहीं कर दूँ 1 0 0 0 1 0। होप शॉप की मल्टीप्लिकेशन अच्छी हो गई होगी, अभी तक मल्टीप्लिकेशन अच्छी है तो देखो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। अब देखिए रो के बाद के दो एलिमेंट तो जीरो ही है, तो सिर्फ 1 की मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट से कर दो। 1 इंटू 1 इज 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये भी बनेगा 0। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, तो हर एक रो के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ तो 0 है तो ये 0 बनेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम से करोगे तो 1 इंटू 1 इज 1 बनेगा, और इसके मतलब थर्ड से करोगे तो क्या मिलेगा 0 अगेन। अब लास्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कीजिए, तो ए, अब यहाँ से देखिए ये ए आएगा, ए इंटू 1 इज ए, बी इंटू 0 इज 0, -1 इंटू माइनस ए दैट बिकम प्लस का ए, तो ए प्लस ए ये हो जाएगा मेरा 2a। डायरेक्ट लिख दूँ, यस। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, ए इंटू 0 0, बी इंटू बी, -1 इंटू बी दैट इज माइनस बी, तो दैट बिकम 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो -1 इंटू -1 ये आएगा मेरा 1। सो दिस इज बी समथिंग लाइक दैट। चीज़ें क्लियर हुई? आई थिंक कुछ गड़बड़ हमने कर दी है मल्टीप्लिकेशन में। फर्स्ट को अगर मैं ध्यान से देखूँ, सो ए इंटू 1 इज ए ही आएगा, और दैट लास्ट वन इज योर, दिस इज नॉट माइनस ए, दिस प्लस ए, सॉरी। सो ए इंटू ए इज ए, एंड -1 इंटू ए करोगे तो माइनस ए, इसका मतलब ये भी क्या आएगा मेरा 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स बन रही है मेरी, यूनिट मैट्रिक्स बन रही है। तो 45 का ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 46। सो अब देखिए, क्या एक मैट्रिक्स ए गिवन है और मुझे a रेज़ टू पावर 5 निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालूंगी, देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान। कैसे, ध्यान से देखिए। अब एक चीज़ हमने सीखी हुई है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, किसी मैट्रिक्स को अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन मुझे आता है जी, बिल्कुल आता है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को, जैसे मुझे मैट्रिक्स ए गिवन है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 2 2 2 2 है जी। सो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, यानी 2/2 लिख दूँ, तो क्या इस मैट्रिक्स पे कोई फर्क पड़ेगा, मैट्रिक्स ए रहेगी। मैंने सेम काम किया ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, किसी टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेम टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं।
अब नीचे वाले 2 अंदर लीजिए, नीचे वाले 2 का मतलब क्या है, इसको मैं 2 इंटू हाफ लिख रहा हूँ, और ये हाफ की मल्टीप्लाई, हाफ मेरा एक स्केलर है जिसकी मल्टीप्लाई मैं पूरी मैट्रिक्स की कर रहा हूँ, तो क्या आएगा ध्यान से देखिए, ये 2 ऊपर वाला तो रहेगा बाहर, ये वाला हाफ अंदर जाएगा तो क्या होगा, हाफ इंटू 2 दिस बिकम 1, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर लो वो तो 0 रहेगा, तो 0 वाली टर्म पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 2 जो है वो 2 इंटू हाफ करके क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। यस और नो, चीज़ें क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। सो अब मुझे, मेरे पास मैट्रिक्स ए है और मुझे निकालनी है a⁵5, क्या निकालनी है जी, a⁵5। सो मुझे इस पूरी मैट्रिक्स की पावर चाहिए 5। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये तो 2 है, और ये मेरी क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इस पूरे की पावर चाहिए मुझे 5, यानी मुझे चाहिए 2⁵5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स a⁵5। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कुछ भी कर दीजिए, वो आपको क्या मिलेगा, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। यस और नो? जी बिल्कुल। सो अब अगर मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको 2⁴ इंटू 2i लिख दूँ तो कोई दिक्कत? जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 2i मैंने क्यों लिखा, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये इंटू 2 है, तो मैंने a को क्या बनाया था, अल्टीमेटली मेरा a जो था वो किसके इक्वल था, 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही आया था। यस और नो? जी बिल्कुल। हाफ को अंदर ले गया था, 2 मेरा बाहर बचा था, दिस इज इक्वल टू 2i। सो 2⁴ का मतलब है 16 और 2i का मतलब है a, यानी इस मैट्रिक्स की ⁵5 किसके इक्वल होगी, 16a के, तो दैट्स योर करेक्ट आंसर इज आंसर सी। चीज़ें क्लियर? होप सो क्लियर होंगी। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से, नीचे चलते हैं, स्पेस होना चाहिए मेरे पास, कि जब भी आप डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, इससे रिलेटेड चलो मैं ये ले लिया मैंने, कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। अब मुझे इसकी पावर निकालनी, कुछ कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, तो अब अगर ध्यान से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करोगे तो ये बनेगा 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से करोगे ये बनेगा 0, और इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 3 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देखा, यही आएगा। यस और नो? इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो इससे फर्स्ट एलिमेंट 0 होगा, बट बाद वाले की 0 होगी, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0। लेकिन जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 0 0 एंड 3 का स्क्वायर। सो एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि डायगोनल एलिमेंट्स में अगर मुझे डायगोनल मैट्रिक्स हो, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो, अगर मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी उसकी पावर निकालनी है, a इज एनी डायगोनल मैट्रिक्स, तो अगर मैं a⁴16 कर दूँ तो सिंपली बिकम जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे ये होती, मान लो a मैट्रिक्स मेरी ये होती, ये वाली, तो अगर मुझे a⁴16 इसके लिए निकालनी होती तो मैं सिंपली क्या कर देता, दैट इज इक्वल टू 2⁴16 0 0 3⁴16। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमने एक और नया सीख लिया, ठीक है। तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ क्या करोगे, डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स की पावर ऐड कर दोगे, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? होप शो इजी, आसान, दैट्स इट। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई, 46 47 पे मूव करते हैं। चलो, इफ ए इज दिस एंड बी इज दिस देन वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एफ, भाई ये तो निकाल चुके हैं, नो रियल वैल्यूज, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो अभी अभी किया, आई थिंक हमने ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। ऊपर ये क्या किए, नो ठीक है, ऊपर किया हमने, बट ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नहीं, ठीक है, उसमें अल्फा मिसिंग, कोई बात नहीं, चलो करवा देते हैं यार, इट्स ओके। मुझे याद आ रहा था कि मैंने करवाया था। a² इक्वल टू बी, a² निकालोगे, हाँ बिल्कुल किया है भाई, बिल्कुल किया है, मेरे को याद आ गया, निकाल के ही दिखा देता हूँ आपको जो हमने किया था। दिस वन, क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 47 आर सेम। चीज़ें क्लियर? सो आप करेंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 33 देख के देखो, क्वेश्चन नंबर 48। अब अगर इस क्वेश्चन के साथ मैं जाऊँगा नॉर्मल प्रोसीजर के साथ तो ये हो जाएगा लेंथी। तो देखो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, नॉर्मल मेथड क्या है उसकी बात बताता हूँ पहले मैं, कि इसने क्या बोला, इफ ये इंटू ए एंड दिस इज इक्वल टू दिस, देन ए की वैल्यू क्या होगी ये मुझे बताना है। तो नॉर्मल प्रोसीजर जो सब्जेक्टिव में क्या रहता है कि भाई ए की वैल्यू निकालिए आप, ए को ले लीजिए ABCD कोई भी एक मैट्रिक्स जिस जो ऑर्डर, जैसे मेरे आंसर में भी क्या है 2 इंटू 2 ऑर्डर की दिख रही है, ठीक है। और इनसे मल्टीप्लाई करने के लिए भी मुझे मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो इसके जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, ये सुनो। और इसके जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम यहाँ होने चाहिए। तो ए का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सॉरी ए का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 ही होगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। पहली चीज़ तो ये। और दूसरा ऑब्जेक्टिव में ये बेनिफिट है कि मैं डायरेक्टली आंसर देख के ही बता सकता हूँ कि मेरा मैट्रिक्स जो ए आने वाली है उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है जी।
तो ए बी सी डी जब मैं ऐसे लूँगा तो अब मैं इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पहले इससे करूँगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा, जो रिजल्ट आएगा उसको इसके इक्वलेंट सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो वो मेथड जो है थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा आपका। तो बेटर क्या है, तो बेटर मेरे लिए ये है कि मैं इनमें से, देखो ये बहुत आसान सी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को बारी बारी से एक ही जगह रख के देखता हूँ एंड देन फाइंड आउट करके देखता हूँ कि क्या मुझे ये आंसर मिल रहा है। अगर मिल रहा है वही मेरा आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने पहला ऑप्शन चूज किया कि मान लो मेरी मैट्रिक्स ए जो है ये होगी, तो क्या होगा, दिस इनटू मैट्रिक्स ए, यानी पहली मैट्रिक्स है 2 1 3 2, इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है 1 1 1 0 से, मैंने ये मैट्रिक्स ए मानी है, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। तो पहले इन दोनों ही कर लेते हैं। अब थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन यानी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जानी चाहिए बस, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट से, 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 1 इज 1, तो दिस इज सिंपली 3। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये मिलेगा 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दिस बिकम 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दिस बिकम 3। बहुत ईजी मल्टीप्लिकेशन। और इसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, जो अगली मैट्रिक्स है, यानी दिस इंटू ए कर दिया, अब इसकी करो इससे, -3 2 5 -3, -3 2 5 -3, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9, माइनस का 9, 5 2 जा 10, प्लस का 10, क्या मिला अल्टीमेटली 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 2 जा 6 प्लस का, और 3 2 जा 6 माइनस का, दिस बिकम योर 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 15 माइनस 15 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम बिकम 5 2 जा 10 एंड माइनस का 9, यू गेट 1। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। अब चेक करो आंसर क्या सही है, जी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया, मेरा आंसर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब जरूरी नहीं ए में हुआ हमेशा, सो फिर आपको बी सी ऐसे भी जाना पड़ सकता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर मान लो डी हुआ, हम ए बी सी डी के साइड से जा रहे हैं, तो फिर वो तुम्हारा बैड लक है, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि भाई ऐसा नहीं करेगा वो, ऐसा क्वेश्चन जब उसने दिया है ना तो वो ऐसे नहीं करवाना चाहता आपसे, सब्जेक्टिव वाला नहीं है ये, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज़ें, वो थोड़ी आसान चीज़ें करके देगा या तो, ठीक है, या फिर जैसे ए बी ना 1-2 एलिमेंट दे देगा कि भाई ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, इस तरह से थोड़ा इजी करके देगा वो, आपको इतना टफ नहीं देगा। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। सो बस आपको ये वैल्यूज पुट करके देखनी है और आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इट्स इजी। सो द नेक्स्ट वन, अब ये मेरा एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चन हमने किए थे वैसा ही कुछ है। सो एक बार ये हटा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2a = 3b इज दिस एंड a + 2b इज दिस, सो वी हैव टू फाइंड देन b इज, तो मुझे क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। सो देखो बहुत आसान है, a और 2b है, यहाँ पे 2a + 3b, मुझे वैल्यू चाहिए b की, तो मैं एक काम करता हूँ, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे करता हूँ, 2 से। कीजिए अब इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा दिस बिकम 2a, b से करोगे दिस बिकम 4b इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हर एलिमेंट को कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। 2 5 जा 10, 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, भी लाइक दैट। इसको मैंने 2 से कर दिया, और ये मैट्रिक्स मैंने एज इट इज मीन्स 2a + 3b इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 2 - 1 4 3 2 5। Easy, very easy. So now we have to subtract to find matrix. So minus, minus and minus. This and this get cancel out. 4b - 3b that you get p. यानी इन दोनों मैट्रिक्स का जो रिजल्ट होगा दैट्स योर मैट्रिक्स p. सो चेक कीजिए क्या होगा। सब्ट्रैक्ट करना है तो 10 माइनस का साइन है तो 10 - 2 8, 0 - 1 प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 - 4 2, 2 - 3 माइनस का 1, 12 - 2 10, 4 - 5 दैट इज माइनस का 1, दैट्स योर आंसर। चेक कर लीजिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है। सो थोड़ा सा नीचे आते हैं। सो एलिमेंट्स आर 8 1 2, तो फर्स्ट रो इज 8 1 2, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। -1 10 1 -1, तो मीन्स पी इज योर करेक्ट आंसर। वो तो ईजी, बहुत ईजी। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 49। आई थिंक आज के लिए इतना इनफ रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 49 क्वेश्चन हो गए हैं, तो बाकी के 50 क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है। वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद भी मैं बहुत सारी चीज़ें जैसे केस स्टडी वाले क्वेश्चन और वो चीज़ें भी हम करेंगे, वो इसी पैटर्न में करेंगे। बाकी क्लासेज हमारी व्हाइट बोर्ड पे जैसे चलती है एज यूजुअल चलती रहेगी। तो होप शो आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में, या आपको अच्छा लग रहा है जैसा भी लग रहा है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो और उस पर भी आप अपने डाउट ले सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को, सिलेबस से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्पेशली आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए थैंक यू।